हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन सानियस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इम्यूनोलॉजी का लेक्चर सीरीज पॉइंटर के रूप में चला रहे हैं, बट डेफिनेटली ये पॉइंटर तो नहीं है। बट हाँ, मैंने टाइटल जरूर पॉइंटर बना कर रखा है। बट ये वीडियो किसके किसके लिए यूज़फुल है हम आपको पहले ही बता दें। ये वीडियो गेट, एक्सेल, गेट, बीटी, आईआईटी जैम, CUET, BSc, MSc entrance exam, CSIR NET, ICMR, GRF या NET एंड DBT। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो जहाँ पे इम्यूनोलॉजी पूछा जाता है, उन सारे स्टूडेंट के लिए यह सही है। सिर्फ आपको 20 या 30 मिनट इस चैनल पे देना है, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सही होंगे। चलिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने बहुत चीज़ें, बेसिक चीज़ें इम्यूनोलॉजी का पहले ही पढ़ रखा है। उसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इनेट इम्यून सिस्टम और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होती है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम में कुछ सेल पार्टिसिपेट करते हैं। अब आज हम उसी के सेल के बारे में स्टडी करेंगे। बट सेल की स्टडी करने से पहले हम आपको बताएं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके बारे में किसी को कुछ अगर बताया जाता है तो नाम तो बताते ही हैं, बट नाम के साथ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे आपका फेस कैसा है। अगर आप किसी कंपनी में हो तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, का एक्शन क्या है, प्लस आपका रोल क्या है और आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो। मतलब अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम में जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ये 3 से 4 चीज़ का पता होना ज़रूरी है। पहला है, उसमें आपका जो पता होना चाहिए वो है सी। सी स्टैंड फॉर सेल सरफेस डिटरमिनेट्स। सेल के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल होता है जिसे हम सरफेस मार्कर कहते हैं, जो उस सेल को के लिए डिटरमिनेट का काम करता है, जो उस सेल को डिटरमाइन करता है कि ओ, ये सेल वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। दूसरा, उसका एक्शन, कि वो ए स्टैंड फॉर एक्शन। ए ये बताता है कि वो सेल एक्टिवेट करता है किसी चीज को, या सप्रेस करता है, या सीधे की सीधे किल करता है। तीसरा, उसका आर, रोल क्या है, मतलब वो सेल का रोल क्या है, या वो किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, उसका रिस्पॉन्स क्या है। वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है, या सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। और ये रिस्पॉन्स देने के लिए पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, वो क्या रिलीज करता है। साइटोकाइंस रिलीज करता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है। तो टोटल 4 चीज आपको पता होना चाहिए किसी भी सेल के बारे में, कि उसका डिटर्मिनेट, उसका सेल सरफेस मार्कर क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, और उसका प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करके रखी है। पहला, कि टी सेल और बी सेल, जिसको हम टी और बी लिम्फोसाइट कहते हैं, वह आर द ओनली सेल दैट possess एंटीजन बाइंडिंग सरफेस मॉलिक्यूल। टी और बी लिम्फोसाइट एक ऐसा सेल है जिनके पास
एंटीजन बाइंडिंग सरफेस मॉलिक्यूल पाया जाता है। मे भी पूछा जा सकता है, दैट इज द रीजन कि इसको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे रखा है कि टी और बी लिम्फोसाइट ही एक ऐसा सेल है जिसके पास एंटीजन बाइंडिंग सरफेस मॉलिक्यूल पाया जाता है। एंटीजन जो होता है वो बी सेल को स्टिमुलेट करता है और बी सेल प्रोलिफरेट करा के डिफ्रेंशिएट होता है और डिफ्रेंशिएट होकर एक नया सेल बनाता है जिसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। और प्लाज्मा सेल जो है वह एंटीबॉडीज बनाता है। दैट इज अ रीजन प्लाज्मा सेल को हम बॉडीज एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज कहते हैं। बॉडी का एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज किसको कहते हैं? प्लाज्मा सेल को कहते हैं। नेचुरल किलर सेल, देखिए एनके सेल क्या है? नेचुरल किलर सेल। यह लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होता है जो कि मेजर, इसे बी बोलेंगे, बी एंड टी सेल मार्कर को नहीं रखता है। नेचुरल किलर सेल विदाउट बी और टी सेल मार्कर के अलावा वो किल करने का काम करता है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, ये 3 चीजें। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस वीडियो को देख के आओ जिससे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। डेफिनेटली जिस दिन ये सीरीज ख़त्म होगा उसके बाद आपका कोई भी पॉइंट बचा हुआ नहीं होगा, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ। सेल टाइप जो होती है, 2 तरीके के सेल टाइप पाई जाती है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है और ग्रेन्युलोसाइट मेन रूप से 3 हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जब टिश्यू में होता है तो उसे हम मास्ट सेल भी कहते हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स एक ऐसा फिल्स होता है, एक ऐसा ब्लड सेल है जो कि मल्टी लोब्ड होता है। कुछ इस तरह से होता है और मल्टी लोब्स इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं और इनका ये जो मल्टी लोब न्यूक्लियस है यह पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन पाया जाता है। कुछ मल्टी लोब, कुछ न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे बैंड की तरह होंगे, मतलब 2 लोब नहीं, बैंड की तरह होंगे। अगर सिर्फ बैंड फॉर्म में है तो दैट इज अ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स। याद रखना, न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक होता है। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होती है। अगर उनका न्यूक्लियस बैंड फॉर्म में है तो दैट इज अ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स। सरफेस मार्कर की बात करें तो सरफेस मार्कर में IgG रिसेप्टर, IgM रिसेप्टर और C3b रिसेप्टर, 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। IgG, IgM, C3b रिसेप्टर। काम क्या है? यह फैगोसाइटोसिस करता है या फैगोसाइटोटिक सेल है या बैक्टीरिया को किल करता है। यह एक नॉन स्पेसिफिक सेल है। नॉन स्पेसिफिक सेल है मतलब न्यूट्रोफिल्स इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे, रुके रहो। मीडिएट एडीसीसी, एडीसीसी क्या होता है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी को भी यह परफॉर्म करता है एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ एंटीबॉडी कोट के रूप में होती है, उसे भी मारने का काम करता है। तो न्यूट्रोफिल्स का दो काम है, एक तो फैगोसाइटोसिस करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, दूसरा एडीसीसी करता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी या ऑफ एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया। एडीसीसी जब मैं समझाऊंगा तो जाके समझ में आ जाएगा, अभी के लिए याद कर लो। अब समझो एक चीज, एक टर्म है हेट्रोफिल्स। क्या है? टर्म है हेट्रोफिल्स। यह जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होती है, सेम यह बर्ड के बॉडी में, बर्ड के ब्लड में होती है हेट्रोफिल्स। अगर हम हेट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट रेशियो निकालते हैं तो यह स्ट्रेस का इंडिकेशन है। अगर एचएल रेशियो ज़्यादा है मतलब स्ट्रेस में है बर्ड। सेम अगर न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट रेशियो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग भी स्ट्रेस में होंगे। क्यों? जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा एक बॉडी क्या करेगा? इनेट इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देगा और इनेट इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा। इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो कौन सा सेल एक्टिव होगा? न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होगा। न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हुआ तो किसका अमाउंट बढ़ेगा? न्यूट्रोफिल्स का होगा। न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट बढ़ेगा तो एचएल रेशियो, एनएल रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाने के काम कर रही है और वो एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, तो वो बाद में एक्टिव होता है। हमने कहा था ना कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे। कोई भी टीचर ये बताए तो हमें बता देना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना वीडियो, चैनल डिसलाइक कर देना अगर ये चीज़ तुमको कहीं और मिले। चलो अगले हम सेल की बात करें, इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स जो होती है यह कुछ इस तरह से बाइलोब्ड होती हैं और इनके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। हाँ चलिए एक चीज मैं बता भूल गया, न्यूट्रोफिल्स का जो ग्रेन्यूल्स है वह एसिडिक नेचर में होता है। किसमें होता है? एसिडिक नेचर का ग्रेन्यूल्स होती है। बट यहीं पे इयोसिनोफिल्स का जो ग्रेन्यूल है वह बेसिक प्रोटीन का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। इनके ऊपर आईजीई रिसेप्टर होती है और आईजीई रिसेप्टर, आईजीई एंटीबॉडी जो है वह एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यह दो तरीके की काम करती है, एक तो एलर्जिक रिएक्शन और दूसरा एडीसीसी ऑफ द पैरासाइट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी पैरासाइट के लिए। अगर एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया की एडीसीसी की बात करेंगे तो वो आपका करता है कौन? न्यूट्रोफिल्स। और पैरासाइट की बात करेंगे तो वो करता है इयोसिनोफिल्स और आईजीई रिसेप्टर उसका सरफेस मार्कर है। सेम अगर हम बेसोफिल्स की बात करेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा ग्रेन्यूल्स से भरा होता है और इनका न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है। इनके पास भी आईजीई रिसेप्टर होते हैं और चूंकि आईजीई रिसेप्टर है मतलब यह भी कहीं ना कहीं एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनका जो ग्रेन्यूल्स होता है उसके ग्रेन्यूल्स में हिस्टामीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 जगह। हिस्टामीन ब्लड के सेल में क्या पाया जाता है? हिस्टामीन पाया जाता है। ब्लड के सेल में बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स में क्या पाया जाता है? हिस्टामीन पाया जाता है। इसके अलावा हिस्टामीन के अलावा और भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए या एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब
आगे बात करते हैं जिसमें माइलॉइड सेल्स होती है। माइलॉइड सेल्स में पहला सेल्स है आपका मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को कभी कभी स्टैंडर्ड बुक में M5 लिखा होता है, ये सिंबल भी याद रखना, M5 होता है। मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन इंटरफेरॉन गामा से होता है या अदर साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरफेरॉन गामा का अमाउंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, मैक्रोफेज एक्टिव होगा। इसकी मार्फोलॉजी कैसी होती है, लार्ज ग्रेनुलर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक प्रेजेंट इन द टिश्यू। ये टिश्यू में प्रेजेंट होती है मैक्रोफेजेस, और यह ग्रेनुलर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल होती है। मैक्रोफेजेस के पास क्लास 2 MHC, MHC का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसके रिसेप्टर होते हैं। IgG रिसेप्टर होता है ए क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। IgM रिसेप्टर होता है, C कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर होता है, और टॉल लाइक रिसेप्टर होता है। तो इतने रिसेप्टर पाए जाते हैं मैक्रोफेजेस के ऊपर। मैक्रोफेजेस का काम क्या है, यह फैगोसाइटोस करता है। किसको, बैक्टीरिया को, होस्ट सेल को, और सेलुलर डेब्रिड्स को। ADCC करता है एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया को। मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसे हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, उसको रखता है। प्रेजेंट किसको करता है, प्रोसेस एंड प्रेजेंट द एंटीजन टू द CD4 TH सेल। CD4 प्लस T हेल्पर सेल को यह एंटीजन प्रेजेंट करता है। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है इसके ऊपर, जिसके थ्रू वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है। और T हेल्पर सेल साइटोकाइंस सिक्रीट करता है, जो कि T सेल एक्यूट फेज में दैट प्रमोट द एक्यूट फेज एंड T सेल रिस्पॉन्स, जो कि T सेल को भी प्रोलिफरेट डिफ्रेंशिएट करेगा और वो T सेल के रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगा। सेम मैक्रोफेजेस की तरह दूसरा एक सेल होता है जिसे हम DC सेल बोलते हैं, डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल में होता है ग्रेनुलर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस विद लॉन्ग प्रोसेसेस। मजे की बात है, यही याद रखना है, लॉन्ग प्रोसेसेस होती है। डेंड्राइटिक सेल जो है स्किन में पाई जाती है, जिसे हम लैंगरहैंस सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंगरहैंस सेल, डेंड्राइटिक सेल स्किन में कौन सी है, लैंगरहैंस सेल है। डेंड्राइटिक सेल स्किन में कौन सी है, लैंगरहैंस है। जैसे पूछा जाता है फैगोसाइटोस सेल ब्रेन में कौन सा है, फैगोसाइटोस सेल लंग में कौन सा है, किडनी में कौन सा है, अलग अलग पूछा जाता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा, आपको पता है तो कमेंट कर दो। लिम्फ नोड और स्प्लीन, यहाँ पे ये पाया जाता है डेंड्राइटिक सेल। यह भी जो है डेंड्राइटिक सेल भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। क्या है, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसलिए इनके पास भी क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है। इसके साथ B2 को रिसेप्टर इन्हीं के पास होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर होता है। क्या क्या होता है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल, B7 को रिसेप्टर्स होती है, टॉल लाइक रिसेप्टर होती है। ये तीन डेंड्राइटिक सेल्स में होती है। इनका भी काम होता है प्रोसेस एंड प्रेजेंट द एंटीजन टू द T सेल, secrete the cytokines that promote and direct the T cell response and required to initiate the T cell response। तो T सेल के रिस्पॉन्स को रिक्वायर करने के लिए साइटोकाइंस की जरूरत है। साइटोकाइंस तब प्रोड्यूस होता है जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती है एंटीजन प्रेजेंट करती है सेल के सामने। मतलब क्या है, पहले आप टी सेल को खाना खिलाओगे, खाना खिलाने के बाद टी सेल कोई मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जो कि बाकी टी सेल को प्रमोट या रिस्पॉन्स करेगा या वो फंक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट जो कि हाईलाइटेड है कि ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर न्यूक्लियर सेल शेप एंड सेल स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बेसोफिल्स
न्यूट्रोफिल्स और एओसिनोफिल्स। तीनों का जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, तीनों में ग्रेन्यूल्स होती है, बट वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं न्यूक्लियर स्टेप पे? मल्टीलोब, बाइलोब और सिंगल लोब, सिंगल न्यूक्लियस। और उसके साथ एक में बेसिक, एक में एसिडिक, एक में न्यूट्रल, तीन तरह की ग्रेन्यूल्स होती हैं। बेसिक ईओसिनोफिल्स में थी, एसिडिक न्यूट्रोफिल्स में थी, और न्यूट्रल किसमें थी? बेसोफिल्स में थी। उसी तरह दूसरा हाइलाइटेड पॉइंट क्या है कि मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस को किससे हम M5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स डीसी जो है आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड फंक्शन इज अ प्रेजेंटिंग एंटीजन टू द टी सेल। तो क्या होता है, कोई भी एंटीजन बॉडी में घुसता है, जैसे ही बॉडी में घुसता है मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल से मुलाकात होती है, वो उसको खा जाती है। खाने के बाद उसके जो प्रोटीनिशियस पार्ट है या उसको टुकड़ों में तोड़ के सरफेस पे आती है, और सरफेस पे टी सेल के सामने वो प्रेजेंट करती है खाना, और टी सेल उसके रिस्पॉन्स में साइटोकाइंस निकालते हैं, और साइटोकाइन टी सेल को डिफ्रेंशिएट या प्रमोट करती है फॉर द फर्दर वर्क। अब हम लिम्फोसाइट की बात करेंगे। लिम्फोसाइट में बी सेल और टी सेल आती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, सेंट साइटोप्लाज्म होती है, यह अग्रेन्यूल्स होती है, इसके पास कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होती है। इनके पास IG क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल का रिसेप्टर होता है, C3D रिसेप्टर है जिसे हम CR2 और CD21 बोलते हैं। बी सेल में CD21 एक अच्छा सा रिसेप्टर है। प्रोसेस एंड प्रेजेंट द एंटीजन टू द क्लास सेकेंड MSC रिस्ट्रिक्टेड टी सेल। क्लास सेकेंड MSC रिस्ट्रिक्टेड टी सेल के सामने बी सेल भी जो है एंटीजन को प्रेजेंट करता है। याद रखना, बी सेल जो है एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी सेल के सामने, क्लास सेकेंड MSC रिस्ट्रिक्टेड टी सेल के सामने प्रेजेंट करता है एंटीजन बी सेल। ऑन एक्टिवेशन जनरेट द मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। देखो बी सेल जो है, ये बी सेल जो है वह एक्टिवेशन होने के बाद एक तो मेमोरी बी सेल्स बनाती है, और दूसरा ये प्लाज्मा सेल्स बनाती है। प्लाज्मा सेल के पास स्मॉल न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका काम होता है एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करके बाहर रिलीज करना। तो प्लाज्मा सेल जो है बी सेल का टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है। याद रखना, प्लाज्मा सेल क्या है? टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है, उसके बाद ये डिफरेंशिएट नहीं होती है। इनका स्मॉल न्यूक्लियस होता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इनको सिंथेसाइज और सिक्रेट करना होता है एंटीबॉडी। अब टी सेल की बात करें, ये हो गया बी सेल। टी सेल में दो तरीके की टी सेल, एक हेल्पर टी सेल है, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल है। हेल्पर टी सेल का काम होता है हेल्प प्रोवाइड करना। हेल्प प्रोवाइड करना मतलब क्या है कि वो टी सेल जो होती है वो एक्टिवेट होके साइटोकाइंस रिलीज करती है। वो साइटोकाइंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन को जनरेट करती है, मतलब ये हेल्प करती है बाकी सारे सेल को एक्टिव करने में। और साइटोटॉक्सिक सेल का क्या काम है? किल करने का काम करती है। चलो, टी हेल्पर सेल्स जो होती है लार्ज न्यूक्लियस होती है, सेंट साइटोप्लाज्म होती है, इसके पास CD4 TCR कॉम्प्लेक्स होता है, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। CD2 CD3 CD5 का भी रिसेप्टर होता है, ये मॉलिक्यूल इनके सरफेस पे पाया जाता है। ये रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन एसोसिएटेड विद क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल। क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल टी सेल जो होती है रिकॉग्नाइज करती है। टी सेल के पास CD4 TCR कॉम्प्लेक्स होता है। ऑन एक्टिवेशन जनरेट द मेमोरी TH सेल एंड साइटोकाइन सिक्रीटिंग इफेक्टर सेल। तो जब ये जो होती है दो तरीके से, मतलब यह भी TH सेल भी दो तरीके में बढ़ जाती है, एक मेमोरी सेल बना लेती है, दूसरा इफेक्टर सेल बना लेती है। इफेक्टर सेल क्या करती है? साइटोकाइन सिक्रीट करती है, और वो साइटोकाइन बाकी सेल्स को एक्टिव कर देती है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है और पैथोजन को वीक करने में लग जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है, जिसे हम TC सेल कहते हैं, इसे हम लार्ज न्यूक्लियस होती है,
सेंट साइटोप्लाज्म होती है। इसके पास CD8 TCR कॉम्प्लेक्स होता है, टी सेल रिसेप्टर CD2 CD3 CD5 इसके पास भी पाया जाता है। बट डिफरेंस क्या है, TH सेल क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर रही थी, ये क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर रही है। और यह भी एक्टिवेट होकर TC मेमोरी TC सेल बनाती है और दूसरा साइटोकाइन सिक्रेटिंग सेल्स बनाती है। क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है, बस ये याद रखना इसमें। अब मेमोरी बी और टी सेल का काम क्या है देखो, इसका पास लार्ज न्यूक्लियस सेंट साइटोप्लाज्म होती है, CD45 RO होती है, बाकी बी और टी सेल के मार्कर्स ही होते हैं, डिपेंड ऑन द कि वो बी सेल है या टी सेल है। ये क्या करता है, मेमोरी बी सेल और टी सेल जो है जनरेट होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। जब एंटीजन दोबारा आता है तो यह बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है और एंटीजन को मार देता है। दैट इज द रीज़न कि हम लोग इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को करते हैं या वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन लेके क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को हम क्या करते हैं, मेमोरी बी सेल बनाने के लिए बोलते हैं। मेमोरी बी सेल बना लेता है, जैसे ही एंटीजन दोबारा घुसता है हमारी बॉडी उसको किल कर देती है। दैट इज़ अ कंसेप्ट जो हमारे इम्यूनाइजेशन में यूज़ होता है। या जैसे अभी कोविड का हमने वैक्सीन ली थी तो उसमें क्या हुआ था, हम अपनी बॉडी को पहले एक्सपोजर दे रहे थे उस बैक्टीरिया, उस वायरस का। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके लिए मेमोरी क्रिएट कर रही थी, जैसे ही वो मॉलिक्यूल दोबारा आया हमारी बॉडी ने उसको किल कर दिया। एक है आपका NK सेल जिसे हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होती है, इनके पास IgG रिसेप्टर होता है, KIR रिसेप्टर होता है, किलर सेल इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक रिसेप्टर। KIR क्या होता है, किलर सेल इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक रिसेप्टर। इसके पास CD6 का भी रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है नेचुरल किलर सेल, अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है या कोई ट्यूमर सेल है, ये क्या करेगा नेचुरल किलर सेल, इनका जो ग्रेन्यूल्स है ये अपने ग्रेन्यूल्स से परफोरिन्स निकाल देगा। परफोरिन निकालने से क्या होगा, परफोरिन निकालेगा, ये क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल या बैक्टीरियल या ट्यूमर सेल्स में पोर क्रिएट कर देगा और पोर क्रिएट करके इसको ब्लास्ट करा देगा, इसको उड़ा देगा पूरा का पूरा। दूसरा तरीका से क्या है कि वो फास्ट डेथ लिगेंड जो कि MSC इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है उसके थ्रू ये किल करता है। मतलब ये कोई झंझट नहीं करता, सीधे जाके मार ही देता है, वो चाहे वायरस इन्फेक्टेड हो या ट्यूमर सेल हो। परफोरिन के द्वारा मार सकता है या दूसरा एक अल्टरनेट इनके पास मैकेनिज्म होता है जिसे फास्ट डेथ लिगेंड के द्वारा मारता है। उसमें क्या होता है, फास्ट मीडिएटेड MSC इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है, इसमें MSC का कोई लेना देना नहीं है। किल द एंटीबॉडी कोटेड सेल बाय द ADCC। ADCC प्रोसेस है जिसे मारा जाता है, बस इतना समझ लो। तो इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स काम करता है। अभी तक हमने आपको सेल की मॉर्फोलॉजी, सरफेस, रिसेप्टर और उसके फंक्शंस हमने आपको बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर मज़ा आ रहा है तो, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल से नहीं जाता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन भले गलत हो सकते हैं, बट प्रोबेबली अभी तक मैंने कोशिश करा है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। एक जगह मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत करा था जहाँ पे इनुलिन था, जहाँ पे मैंने इंसुलिन बोल दिया था। तो डेफिनेटली मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि कम गलत हो, बट ह्यूमन है, इंसान है, गलती हो सकती है, बट डेफिनेटली वीडियो में मज़ा आएगा। PDF के लिए क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, टेलीग्राम पे जाओ, ये वीडियोस मिल जाएगा। बट हाँ, थोड़ा इंतजार करा करो, शाम में मिलेगा बिकॉज दिन में हम लैब में होते हैं। बाय बाय, बाय बाय एंड गो एंड वॉच अ प्रीवियस वीडियो जाके देखो। बाय बाय।